वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका पीएनसी की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपसे एक और नया कंसेप्ट शेयर करने वाला हूँ। कई बच्चे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, सर और कितना नया कंसेप्ट, और कितना नया कंसेप्ट। बस ये लास्ट का चल रहा है, फिर इसके बाद मैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दूँगा। तो ये वाला कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं। ये वाला कंसेप्ट आपको ना थ्रू द क्वेश्चन समझ में आएगा, लेकिन आपको पेन जरूर चलानी पड़ेगी, इनको ऐसे नहीं आने वाला है भाई। आप थोड़ा पेन चलाइए मेरे साथ। कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, बराबर नोटिस करता हूँ कि उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है। कुछ बच्चे लोग सिर्फ सुनकर पन्ने मत भरो, थोड़ा बहुत काम भी करो। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। क्वेश्चन कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी पुट इन 4 फिंगर्स। वो कह रहा है कि कितने तरीके से 5 अलग अलग अंगूठियों को 4 अंगुलियों में पहनाया जा सकता है। ये है वो क्वेश्चन। अब तुरंत वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर कमेंट सेक्शन में डालो। तुरंत अभी ये काम कीजिए, अभी फटाक से। आई होप कि आपने ये काम कर लिया होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं आपके लिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। देखो, इस वाले क्वेश्चन में अगर आपने सोचा होगा 5C4 तो गलत है। अगर आपने सोचा होगा 5C4.4 फैक्टोरियल, गलत है। अगर आपने सिर्फ सोचा होगा 4 फैक्टोरियल, तब भी गलत है। आप इन तीनों बातों का मतलब समझिए कि क्या होता है, उसके बाद आपको जो मैं बताने वाला हूँ समझ में आएगा। अगर आप लिखते हो 5C4 तो 5C4 कन्वे करता है कि हमने 5 रिंग्स में से 4 रिंग्स को चुना है। ये रही 5 रिंग्स जिसमें से हमने 4 रिंग्स को चुना है। तो 5 रिंग्स में से 4 रिंग्स को चुनने के तरीके हो गए 5C4। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था। अगर मान लिया आपने लगा दिया 4 फैक्टोरियल, भाई 5 में से 4 रिंग को चुना और 4 अंगुलियों में उसे पहनाने के लिए उसमें 4 फैक्टोरियल कर दिया कि इसमें कोई भी जा सकती है। पॉइंट है समझ में? तो 5C4 × 4 फैक्टोरियल अभी अधूरा है, ये पूरा नहीं है। 4 फैक्टोरियल कन्वे करता है कि आपने उन 4 रिंग्स को इन 4 फिंगर्स में अरेंज कर दिया। बात को समझो। बात ये है कि क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा कि एक रिंग पर एक फिंगर पर एक ही रिंग जानी चाहिए। पॉइंट है समझ में? उसने मेंशन नहीं किया। इसका मतलब ये कहने क्योंकि मेंशन नहीं है, कौन सी बात मेंशन नहीं है कि एक फिंगर पर एक ही रिंग जानी चाहिए, तो इसीलिए सारी तरह की पॉसिबिलिटी मेरे को सोचनी पड़ेगी। कौन सी पॉसिबिलिटी सर? वो पॉसिबिलिटी जिसमें एक फिंगर में एक से ज़्यादा रिंग जाती होगी, और वो पॉसिबिलिटी जिसमें किसी फिंगर में एक भी रिंग नहीं भी जाती होगी। कंटेंट ये नहीं है कि मेरे को हर एक फिंगर पर हर एक रिंग पहनानी है, ये नहीं है कंटेंट। कंटेंट ये है कि मेरे को रिंग में फिंगर पहनानी है, फिर चाहे एक ही रिंग में एक ही फिंगर में सारी की सारी जो है रिंग चली जाए, फिर चाहे जो है एक रिंग में जो एक फिंगर में एक रिंग जाए, तो मेरे को हर एक केस सोचना होगा। तो अगर आप सिर्फ 5C4 × 4 फैक्टोरियल कन्वे करते हो, तो वो एक ही केस कन्वे करता है जिसमें आपने एक फिंगर में एक रिंग पहनाई, लेकिन एक फिंगर में एक से ज़्यादा रिंग पहनाने वाला केस उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इसलिए 5C4.4 फैक्टोरियल का राइट आंसर भी नहीं होगा। आगे बात पकड़ में। तो सवाल ये है कि फिर सही जवाब क्या होगा, इसे एक बार सीख लो। इत्मीनान से सुनना, मेरे को ये अलग कंसेप्ट आपको सिखाना है, इसके लिए मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिए हुए हैं। फोकस करोगे आपको आएगा। सोचो ये रही वो 4 रिंग्स, सॉरी 4 फिंगर, 1 2 3 4 4 फिंगर ये रही, और ये रही वो 5 रिंग्स। ठीक है, ये मैंने क्या किया आपके समझाने के लिए एक फ़ोटो बनाई है बस, और क्या। तो ये वो 5 रिंग्स है, ये रही 4 फिंगर्स हैं। अब आप सोचो अगर आपको ये वाली रिंग पहनानी होगी, अगर आपको ये वाली रिंग पहनानी होगी, तो इस वाली रिंग को आप इस वाली फिंगर में या इस वाली फिंगर में या इस वाली फिंगर में या इस वाली फिंगर में पहना सकते हो। तो ये वाली जो रिंग है आप फिंगर में 4 तरीक़ों से पहना सकते हो भाई। ये वाली रिंग भी तो आप फिंगर में 4 तरीक़ों से पहना सकते हो ना। ये वाली रिंग भी तो आप किसी फिंगर में 4 तरीके से पहना सकते हो। ये वाली रिंग भी आप फिंगर में 4 तरीके से, और ये वाली भी 4 तरीके से, मतलब 4 × 4 × 4 × 4 × 4 विच इज़ 4 to the power 5, मतलब कि 1024 तरीक़ों से वो जो रिंग है वो फिंगर में पहनाई जा सकती है। ये है इसका राइट आंसर। अगर किसी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि अचानक से अब ये नया चीज़ कैसे आ गया, तो आपके एक्सेप्टेंस के लिए परेशान मत होइएगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस नीचे और लिए हुए हैं, आप एक बार मेरे साथ वो नीचे वाले क्वेश्चन भी देख लीजिए, आपको बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी उससे। चलिए सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस इन अ विलेज and also find the number of ways of posting if all the 3 letters are not posted in the same letter box। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इत्मीनान से क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अपने पास 3 लेटर्स है, वी हैव 3 लेटर्स।
वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। एंड वी हैव 4 लेटर बॉक्सेस, ये रहे 4 लेटर बॉक्सेस, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन 3 लेटर्स को इन 4 लेटर बॉक्सेस में डालना है। तो अगर आप इन 3 लेटर्स को उन 4 लेटर बॉक्सेस में डालना चाहते हैं, अब बात को समझिए, आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि भाई एक लेटर जो है एक ही बॉक्स में जाएगा, नहीं बोला है। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि ये जो लेटर्स है वो पोस्ट हो जाने चाहिए। आपका कंटेंट एक लेटर को एक बॉक्स में डालने का नहीं है, आपका कंटेंट है लेटर को पोस्ट करने का। अब आप खुद सोचो, अगर आपने तीनों लेटर एक ही बॉक्स में डाल दिए तो वो पोस्ट नहीं मानोगे क्या? ये वाली बात मैं इसके पहले क्वेश्चन में कन्वे कर रहा था। इसके पहले क्वेश्चन में उसने बोला था कि जो रिंग है वो फिंगर में पहनानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक रिंग एक ही फिंगर में जानी चाहिए, एक से ज़्यादा रिंग एक फिंगर में जाएगी तभी भी रिंग फिंगर में पहनाई मानी जाएगी। वैसे ही इस वाले क्वेश्चन पे आपको लेटर को पोस्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक लेटर एक ही बॉक्स में आना चाहिए। अगर सारे के सारे लेटर भी एक ही बॉक्स में चले जाएंगे ना, तब भी वो लेटर पोस्ट माना जाएगा। आप क्वेश्चन तो समझो, क्वेश्चन एक पर एक डालने का है ही नहीं, जो मैं 4C3 या 5C4 करता। पॉइंट आ रहा है समझ में? क्वेश्चन रिंग को फिंगर में पहनाने का था, क्वेश्चन लेटर को बॉक्स में पोस्ट करने का है। एक से ज़्यादा रिंग भी अगर एक फिंगर में पहना दोगे तभी वो पहनाई मानी जाएगी, एक से ज़्यादा लेटर भी अगर किसी बॉक्स में पोस्ट कर दोगे तभी वो पोस्ट माना जाएगा। मेरा ख्याल है अब बात एक्सेप्ट हो पा रही होगी। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए अलग टाइप का कंसेप्ट लगेगा, समझ गए? चलिए सुनते हैं। 3 लेटर है, 4 लेटर बॉक्स है। अगर आपको सोचो लेटर को पोस्ट करने का काम है, ठीक है, क्वेश्चन को समझो। अगर आपको सोचो ये वाला लेटर अगर पोस्ट करना होगा, ये वाला, तो ये लेटर पोस्ट करने के कितने तरीके भाई? 4 तरीके, ठीक है। अगर आपको ये वाला लेटर पोस्ट करना होगा तो वो किसी भी बॉक्स में जा सकता है ना, 4 बॉक्स है तो 4 तरीके से। ये लेटर पोस्ट करना होगा तो वो किसी भी बॉक्स में जा सकता है ना, 4 बॉक्स है तो 4 तरीके से। तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 मतलब 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 मतलब कि 64 वेज। तो 64 वेज से 64 तरीक़ों से ये जो 3 लेटर हैं उन 4 लेटर बॉक्सेस में पोस्ट हो सकते हैं। ये टोटल 64 तरीके होंगे। देयर आर टोटल 64 वेज जिससे ये जो 3 लेटर हैं वो उन 4 लेटर बॉक्स में पोस्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन का एक हाफ और बचा हुआ है, वो एक हाफ मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट हाफ रफ कर रहा हूँ। सेकेंड हाफ अभी पढ़ के बताऊँगा, आप फोकस कीजिएगा। सेकेंड हाफ पे कहता है ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ पोस्टिंग इफ़ ऑल द 3 लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स। अब बोल रहा है कि इसके साथ ही बताओ कितने तरीक़ों से हम लेटर को पोस्ट कर सकते हैं जब तीनों के तीनों लेटर एक ही बॉक्स में पोस्ट नहीं होने चाहिए। तीनों के तीनों लेटर एक ही बॉक्स में पोस्ट नहीं होने चाहिए, ये है क्वेश्चन की कंडीशन। पॉइंट आएगा समझ में? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको 3 लेटर को 4 बॉक्सेस में पोस्ट करना है, शर्ते कि तीनों के तीनों लेटर एक ही बॉक्स में नहीं जाने चाहिए। ये हो गई अब कंडीशन। तो क्वेश्चन के फर्स्ट हाफ का आंसर था 64, सेकंड हाफ सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ पता है? मैं ये करने वाला हूँ कि चलो सोच लेते हैं कि ये जो तीनों के तीनों जो लेटर थे ना एक ही बॉक्स में पोस्ट हो गए थे, वो कैसे हुए होंगे। मैंने क्या किया, ये जो 3 के 3 जो लेटर है ना उनको पकड़ा और पकड़ के बांध के एक नया वाला मोटा वाला लेटर बनाया, ठीक है। ये न्यू लेटर बनाया। कैसे बना सर? ये इन तीनों लेटर को पकड़ के मैंने बांध दिया, इन तीनों लेटर को पकड़ के बांध दिया, तो इसकी वजह से एक नया वाला मोटा बड़ा सा लेटर आ गया। आगे बात पकड़ में। अब ये हटा देता हूँ यहाँ से। अब ये तीनों लेटर को बांध के मैंने एक बंच ऑफ लेटर बना दिया है, ठीक है। अब अगर मुझे इस बंच ऑफ लेटर को, इस मोटे वाले लेटर को अगर पोस्ट करना होगा तो मैं कितने तरीके से पोस्ट कर सकता हूँ भाई? ये बड़ा वाला जो मोटा वाला लेटर है ये 4 तरीक़ों से पोस्ट हो सकता है। अब बात को समझो, अगर ये बड़ा वाला मोटा वाला लेटर पोस्ट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि तीनों के तीनों जो लेटर है वो एक ही बॉक्स पे पोस्ट हो जाएंगे। अगर ये बड़ा वाला मोटा वाला लेटर पोस्ट हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि जो तीनों के तीनों लेटर है वो एक ही बॉक्स में पोस्ट हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में यही वाली बात तो नहीं करने बोला है ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि इन 4 तरीक़ों से ये बड़ा वाला मोटा लेटर बॉक्स में पोस्ट हो जाता है, इसका मतलब कि तीनों के तीनों लेटर एक ही बॉक्स में चले जाते हैं, जो कि मुझे नहीं चाहिए। इसलिए टोटल में से ये 4 तरीके माइनस कर देता हूँ। जैसे ही माइनस करूँगा तो बचेगा 60 वेज। ये 60 वेज वो होंगे जब
तीनों के तीनों लेटर एक ही बॉक्स में पोस्ट नहीं होते होंगे। इन 4 तरीक़ों से पोस्ट हो जाते हैं, नहीं चाहिए इसलिए टोटल में से वो चीज़ को माइनस कर दो, बच गया, उससे पोस्ट हो गए। आगे बात पकड़ में कंफर्टेबल है अपन। तो इन 60 तरीके, ये 60 वो तरीके हैं, ये 60 वो तरीके हैं जिससे तीनों के तीनों लेटर एक ही बॉक्स में पोस्ट नहीं होते। अब इत्मीनान से आप इसे देख लीजिए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया है मैंने। मान लिया कि एक क्वेश्चन से जो है आपको बात समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, मैंने उसी टाइप के ना 2-3 क्वेश्चन लिए होते हैं ताकि आपको बात बहुत आराम से समझा सकूं। तो पेशेंस बना के रखो, एकदम एक ही झटके से तो आपको पूरा कंसेप्ट आ जाए, पूरा चैप्टर आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सुनते हैं। देयर आर 6 स्टूडेंट्स एंड 3 प्राइजेस। अपने पास 6 स्टूडेंट हैं और 3 प्राइज है। ठीक है, ये रहे वो 6 स्टूडेंट और ये रहे वो 3 मेडल्स, ऐसे ही सोच लेता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी गिवन अवे सच दैट व्हेन अ स्टूडेंट कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। बोल रहा है कि कितने तरीक़ों से ये प्राइज़ आप उन बच्चों में बांट सकते हो जब कोई स्टूडेंट कितने ही प्राइज़ ले ले। मतलब कि ये पॉसिबल है कि कोई स्टूडेंट जो है तीनों के तीनों प्राइज़ ले जाए, कोई स्टूडेंट जो है 2 प्राइज़ ले जाए, कोई स्टूडेंट जो है 1 प्राइज़ ले जाए। तो ये केस जो है ना, ये जो पॉसिबिलिटी है वो पूरी अपने को सोच के चलनी है। ठीक है, तो मेरा ख्याल अब आपको पहली बात फील हो रही होगी कि मैं इसमें कौन सा नया कंसेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। चलो सुनते हैं। देखो 6 स्टूडेंट हैं, 3 प्राइजेस हैं। अब अगर आपको ये वाला मेडल पहनाना होगा, ये वाला मेडल पहनाना होता है, ये मेडल आप कितने तरीक़ों से पहना सकते हो भाई? 6 तरीके से पहना सकते हो। ये वाला मेडल पहनाना होगा तो आप कितने तरीके से पहना सकते हो भाई? 6 तरीके से पहना सकते हो। ये वाला मेडल भी आप 6 तरीके से पहना सकते हो। तो टोटल हो जाएगा 6 × 6 × 6, 6 की पावर 3 मतलब कि 216। इसका मतलब कि 216 वो तरीके हैं जिससे आप ये 3 मेडल 6 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब क्वेश्चन का अगला हाफ पढ़ो, फिर उसका लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज व्हेन अ स्टूडेंट कांट रिसीव ऑल द प्राइजेस। तो कितने तरीक़ों से कोई जो छात्र है वो सारे के सारे प्राइज़ नहीं ले जाएगा। अब बात को समझो, मैं क्या करूँगा, इन तीनों मेडल को मिलाकर ना, इन तीनों मेडल को मिलाकर एक बड़ा सा मेडल बनाऊँगा। तीनों मेडल को मिलाकर मैंने एक बड़ा सा मेडल बना दिया। ठीक है, ये है टोटल तरीके, दीज आर द टोटल वेज। मैंने क्या किया, मैंने तीनों मेडल को मिलाकर एक बड़ा सा मेडल बनाया, तीनों मेडल को मिलाकर बनाया। आगे बात समझ में? ठीक है, अब अगर ये बड़ा सा जो मेडल है, जो तीनों मेडल को मिलाकर बनाया गया, अगर ये किसी भी स्टूडेंट को आपने पहना दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो तीनों के तीनों मेडल थे वो एक ही स्टूडेंट के पास चले जाएंगे। अरे पकड़ में, ये वाला मेडल पहनाने के कितने तरीके? 1 2 3 4 5 6। ये वो जो बड़ा वाला जो मेडल है आप 6 तरीक़ों से पहना सकते हो। अगर आपने ये मेडल पहना दिया, बड़ा वाला मेडल, तो इसका मतलब क्या होगा कि तीनों के तीनों मेडल एक ही स्टूडेंट के पास चले जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में यही तो वो नहीं करने बोल रहा है ना, कांट भी लिखा हुआ है ना, यही तो वो नहीं करने के लिए बोल रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जो टोटल तरीके होंगे ना, उनमें से वो तरीके जिससे सारे के सारे मेडल एक ही स्टूडेंट के पास चले जाते हैं उसको कर दूंगा माइनस। तो जो बचेगा वो तरीके होंगे जिससे सारे के सारे मेडल किसी एक स्टूडेंट के पास नहीं जाते होंगे। तो क्वेश्चन के सेकंड हाफ का आंसर होगा 210, फर्स्ट हाफ का आंसर होगा 216। इसे आप देख लीजिए इत्मीनान से, कहीं डाउट हो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब हम लोग पहुंच गए हैं इस वाले लेक्चर सीरीज़ के लास्ट वाले क्वेश्चन पर। सुनते हैं कि लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है। लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन द फॉलोइंग प्राइजेज वी गिवन टू द क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स। बोल रहा है कि एक क्लास में 20 छात्र हैं। ठीक है भाई, 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। अब फर्स्ट एंड सेकंड मैथमेटिक्स, मतलब आपको जो है मैथ्स का देना है फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फिर आपको देना है फिज़िक्स का फर्स्ट और सेकंड, और आपको देना है केमिस्ट्री का फर्स्ट, और आपको देना है इंग्लिश का फर्स्ट। ये प्राइज़ आपको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, इतनी वाली बात समझ में आ गई? इस तरीके से ऐसा मैंने आपके लिए बॉक्स बना दिया। चलिए अब ज़रा सुनते हैं
जब आप मैथमेटिक्स का प्राइस बांटने के लिए जाओगे तो सोचो आपको मैथमेटिक्स का जो पहला वाला जो प्राइस है ना वो देना है। कितने स्टूडेंट्स में देना है? 20 स्टूडेंट्स में देना है। 20 स्टूडेंट में मैथमेटिक्स का फर्स्ट वाला प्राइस आपको देना है। तो पहला प्राइस आप मैथमेटिक्स का दे सकते हो 20C1 तरीक़ों से। 20 में से किसी भी एक छात्र को, किसी भी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करो, उसे पहला प्राइस दे दोगे। तो 20 में किसी भी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करो, उसके तरीके होंगे 20C1। आगे बात पकड़ रहे। दूसरा प्राइस, अब बात को समझो, अगर आपने किसी एक स्टूडेंट को फर्स्ट प्राइज़ दे दिया तो उसी स्टूडेंट को सेकंड प्राइज़ भी दे दोगे क्या? ये पॉसिबल होता है क्या? नहीं ना भाई। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैथमेटिक्स का जो सेकंड प्राइज़ है वो 20 स्टूडेंट में नहीं 19 स्टूडेंट्स में दिया जाएगा। क्यों सर? क्योंकि एक स्टूडेंट तो पहला प्राइज़ ले चुका ना, तो जिसने पहला प्राइज़ लिया वही सेकंड प्राइज़ थोड़ी लेगा। आपके सामने 20 स्टूडेंट खड़े हैं, आपको उनमें पहला और दूसरा प्राइज़ बांटना है। किसी एक को बुलाया, लो बच्चे पहला प्राइज़ ले लो, अब उसको दे देना पहला प्राइज़, हो तो यहीं पर खड़ा हो गया ना। तो अब जब सेकंड प्राइज़ देना होगा तो बचे हुए जो 19 है उनमें से दोगे ना। तो बचे हुए 19 में से सेकंड प्राइज़ होगा तो 19C1 हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स का प्राइस दे सकते हो 20 × 19 तरीके से, 2 × 2 हो जाएंगे। वैसे ही फिजिक्स का आप दे सकते हो 20C1 और 19C1, एकदम सेम बात है वैसे ही। तो ये भी हो जाएगा 20 × 19। अरे पकड़। केमिस्ट्री का आप दे सकते हो 20C1 तरीके से, तो ये हो गया 20। इंग्लिश का आप दे सकते हो 20C1 तरीके से, तो ये हो गया 20। तो ये हो गए टोटल तरीके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का प्राइस देने के। तो सभी प्राइस बढ़ जाए, टोटल वेज फॉर ऑल प्राइजेस, तो सभी के सभी प्राइस बढ़ जाए, उसके लिए सवाल ये है कि ये 20 × 19, फिर 20 × 19, फिर 20 × 20 का मैं क्या करूं? इनटू करूं या फिर यहाँ पर प्लस करूं? मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अब यार आप खुद सोचो, अगर आपने प्लस कर दिया तो प्लस का मतलब होता है या तो उसको मैथ्स का प्राइस देना या तो फिजिक्स का प्राइस देना। मतलब मैथ्स का प्राइस दे दो, फिजिक्स का घर ले जाओगे क्या? मैथ्स का दियो तो फिजिक्स का भी दोगे ना भाई। इसलिए प्लस नहीं करूँगा, क्या करूँगा? इनटू का मतलब होता है बोथ, मतलब कि मैथ्स का भी बांट के आना है आपको प्राइस और फिजिक्स का भी आपको प्राइस बांट के आना है। तो दोनों प्राइस बांट के आना है, इसलिए इनटू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 की पावर 4 × 19 की पावर 2। इसे एक बार इत्मीनान से देखिएगा बच्चे लोग। मैं इनटू क्यों कर रहा हूँ आप समझो। इनटू इसलिए करो कि मेरे को मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सभी का प्राइस बांट के आना है, किसी एक का नहीं बांटना है। कंटेंट आ गया समझ में? तो ये हो गया पीएनसी का एक और कंसेप्ट जो मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब आने वाली क्लास में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, और साथ ही अब मैं एक और प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ आपके लिए, इसी के जस्ट पैरेलल में वो बनाऊंगा प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो एक और प्लेलिस्ट अब आप देखोगे आज से ही प्रोबेबिलिटी की, तो उसको भी आपको मेरे से पैरेलल सीखते जाना है। कंफर्टेबल है बच्चे लोग? जल्दी मिलते हैं।